आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी। शब्द मेरे लिए एक साधना है, उपचार। जीवन के हर संकट में शब्दों ने ही मेरा साथ दिया है, बोलकर, लिखकर, गाकर, अभिनय करके। इसलिए मेरे लिए शब्द उपचार यानी वर्ड थेरेपी है। वर्ड थेरेपी के इसी रूप के साथ आपके लिए मैं यूट्यूब पर हर शनिवार रात 9 बजे सैटरडे स्टोरी बाई विभा के साथ आती हूँ। आप कहानी सुनते सुनते सो जाइए, वैसे ही जैसे अपनी नानी दादी के किस्से सुनते हुए उनके गोद में सो जाते थे। मुझे बहुत खुशी होगी सचमुच में आपका ये फीडबैक पा करके। आज की कहानी सुनिए। इसका शीर्षक है सदी का सबसे विचारवान आदमी। बुद्ध की तरह ही उसके जन्म के समय भी ज्योतिषी ने कहा था कि वह बड़ा ही विवेकशील प्राणी होगा। झिझकते हुए ज्योतिषी ने कहा था कि वह भी बड़ा होकर सन्यासी बन जाएगा। लेकिन गृहस्थों के घर में ऐसी बातें करना अशोभनीय तो होता ही है, सबसे बड़ा नुकसान दक्षिणा के मारे जाने का होता है। लिहाजा यह ध्यान आते ही उसने अपने वक्तव्य में तनिक संशोधन किया। सन्यास की तरफ मुड़ने से पहले यदि इसकी शादी कर दी जाए तो ये गृहस्थ बन जाएगा। वह क्रमशः विचारवान सिद्ध होने लगा। इसका पहला रूप तो सबके सामने यही आया कि वह शिशु उम्र में बिल्कुल नहीं रोया। भूख लगने पर वह उंगलियां चूसने लगता। टट्टी पेशाब की अनुभूति होते ही एक विचित्र चीख निकालता। वह जब कुछ बड़ा हुआ तो अपने बड़े भाई और छोटी बहन के साथ नहाने, खेलने, खाने, सोने लगा। खेलते वक्त भी वह जीतने को कभी उत्सुक न दिखता। कभी भाई तो कभी बहन विजय हासिल करते। शुरू के 3 साल जब वो कुछ भी ना बोला तो लोगों ने समझा कि वह शायद गूंगा है, लेकिन चौथा चढ़ते हुए वो बोलने लगा और उसकी बातें बड़ी अर्थपूर्ण तथा गंभीर हुआ करती। जैसे एक बार जब वे दोनों नल पर नहाने गए तो माँ ने तेल लगाने के लिए दोनों भाइयों को नंगा कर दिया, जबकि बहन की चड्डी रहने दी। भाई ने कहा, हम तीनों के कपड़े माँ ने क्यों नहीं उतारे? इसने बड़े शांत भाव से कहा, माँ ने बहन की चड्डी इसलिए नहीं उतारी क्योंकि बहन लड़की है और लड़कियां सारे कपड़े नहीं उतार सकती। वह जब मैट्रिक में पहुंचा तब उसकी नसें मसें भीगने लगी थीं। शरीर भी लंबा हो गया था और अब उसे निक्कर पहनकर स्कूल जाने में शर्म आने लगी थी। इस उम्र में कुछ लोगों के अनुसार उसमें तथाकथित कुछ असामान्यता आ गई थी। जैसे कि अब वो घंटों चुप रहने लगा था। बिस्तर पर लेटकर घंटों छप्पर के बांस कोरों गिनता रहता। बैठता तो शून्य में देखता रहता। लोगों ने कहा यह बौरा आ गया है। घर वालों ने देवी देवता की आराधना की। माँ ने छठ मैया को सूप चढ़ाने की मन्नत मानी। राम नाम लिखे और भी ढेर सारे व्रत रखे। ज्योतिषी ने बताया कि उसके ऊपर शनि का प्रभाव है। एक दिन बड़े भाई ने एक कागज़ पिताजी को दे दिया और फिर बाप ने कस कर उसकी ठुकाई की और पहली या दूसरी बार गाली बकी। माँ ने समझाया, ये उम्र पढ़ाई लिखाई करने की है बेटा। प्यार मोहब्बत के पचड़े में पड़कर लोग बर्बाद हो जाते हैं और वो तो अपनी माँ का सबसे लाडला बेटा है। इसलिए उसने एक तरह से पाँव पकड़ते हुए अनुरोध किया कि वो कम से कम इस उम्र में तो प्रेम ना करे। उसने माँ के सामने ही चिट्ठी फाड़ दी और पढ़ाई में जुट गया। उसके बाद उसने प्रेम तो नहीं किया, लेकिन इस बीच वह सिगरेट पीने लगा, सिनेमा देखने लगा और कभी कभी शराब और जुए का शौक भी पालने लगा। एक दिन उसने अपने करीबी मित्र से कलकत्ते की पृष्ठभूमि पर आधारित कोई कहानी पढ़ने के बाद पूछा था कि क्या इस शहर में भी सोनागाछी जैसी जगह है, और है तो किधर है। मित्र ने उसके प्रति बेवफाई और माँ बाप के प्रति वफादारी निभाई और कह आया कि अब इसकी शादी कर देना उचित है। कहना ना होगा कि माँ बाप ने अपनी इज्जत और बेटे का भविष्य बचाने के लिए उसे नाथ दिया और आश्वस्त किया कि उसकी नौकरी पक्की होने तक बहू उनके पास रहेगी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वह किशोर छात्र नहीं, पुरुष छात्र था। उसने पत्नी को लिखा। उसे प्रेम, भावना आदि शब्द से चिढ़ है क्योंकि वह आदमी को पंगु बना देता है। इसलिए उसे भी चाहिए कि वह अपने आप को लौह महिला सिद्ध करे और इन सब बातों से अपने को ऊपर ले जाए। उसने यह भी लिखा कि मनुष्य जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, इसलिए अमूमन हमें चाहिए कि हम उसे एक सार्थक स्वरूप दें और व्यर्थ के पचड़े में ना पड़ें।
उसने आशा व्यक्त की कि उसकी पत्नी होने के नाते वह एक समझदार लड़की सिद्ध होगी और उसके माँ बाप का ख्याल रखते हुए अपनी जिम्मेदारी समझेगी। अंत में उसने यह भी लिखा कि वह उसे बहुत बहुत चाहता है, यहाँ तक कि हृदय की समस्त गहराइयों के साथ उसे प्यार करता है और शीघ्र ही उससे मिलने की आशा भी रखता है। इस बीच उसके माता पिता गुजर गए। बड़ा भाई अपनी गृहस्थी में रम गया और बहन शादी के बाद अपनी ससुराल चली गई। उसकी पत्नी ने भी 2 बच्चों को जन्म दे दिया और अब वह एक जिम्मेदार पिता की तरह बच्चों को दुलारता, उन्हें प्यार करता और नीतिपूर्ण बातें सिखाता। उसने उन्हें वे तमाम पारंपरिक बातें सिखाई, मसलन झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, पर नानी दादी की तरह ये नहीं बताया कि ये करने से पाप होता है। वह बच्चों के मन पर पाप पुण्य का कोई बोझ नहीं डालना चाहता था। वह उन्हें सूरज और चांद की बातें बताता, बादल और पानी की बातें बताता और बताता कि किस तरह से दिन और रात होते हैं और धरती की छाया बीच में आने से चंद्र या सूर्य ग्रहण होते हैं। वो दुनिया में किसी भी चीज़ पर राय देने में अंधा अनुकरण नहीं करता और यही बच्चों को भी सिखाता कि ऐसा नहीं करना चाहिए और अपना मत देने से पहले उसे विज्ञान की कसौटी पर कस कर देखना चाहिए। बच्चे बातें बड़े ध्यान से सुनते और उसके अंदर यह आत्मविश्वास भरते कि वे उसके योग्य बच्चे बन रहे हैं। इधर जब से उसमें देश और दुनिया को समझने की तमीज़ आ गई थी, वह कुछ खिन्न और उदास रहने लगा। देश अस्त व्यस्त था, चारों ओर से संकटों से घिरा था और वह पा रहा था कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी देश की हालत सुधरी नहीं है, बल्कि और बिगड़ गई है। वह काफ़ी उदास हो जाता। उसने कई बार चाहा कि वह कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ ऐसा करे जिससे देश की जनता जागृत हो और वह समझे कि सत्ता पर उसने जिन लोगों को बिठाया है वे सभी जोंक की तरह उसका खून चूस रहे हैं। पर उसने जब भी किसी से बात करने की कोशिश की, उसने पाया कि या तो लोग अपने में इतने व्यस्त हैं कि उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं, या फिर कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने उनकी बातें एक मुस्कुराहट के साथ सुनी और बसों में चढ़ते हुए ये कहते हुए पाए गए कि यार वो आदमी पागल लग रहा था लेकिन बातें अच्छी कर रहा था। उसने कभी पढ़ रखा था कि व्यक्ति की प्रथम पाठशाला उसका घर होती है, लिहाजा उसने अपने मिशन की शुरुआत घर से ही करने की सोची। सबसे पहले उसने बच्चों को देश की स्थिति समझाई और ऐसे में उन्हें उनके कर्तव्य समझाए। बच्चों ने उबासियाँ भरते हुए उनकी बातें सुनी और फिर थोड़ी देर बाद यह कहकर चले गए कि उन्हें ट्यूशन पर जाना है। उसने पत्नी की ओर देखा। पत्नी की आंखें जो कभी खूब काली और बड़ी हुआ करती थीं, जिनके कोर लबालब भरे होते थे, जिनमें पुतलियां नन्ही मछलियों की तरह तैरा करती थीं, अब सूख सिकुड़ कर छोटी पड़ गई थीं। काम करते करते उसके हाथ सख्त और उंगलियां गुठलीदार हो गई थीं। उसके मुंह से रह रह कर एक थकान भरी लंबी सांस निकल जाती। उसने बड़े ही आर्त स्वर में पत्नी को पुकारा और पूछा कि क्या वो उसकी बातें सुनना पसंद करेगी। पत्नी ने जन्म घूंटी की तरह पिलाए गए उपदेशों के वशीभूत हो पति की आज्ञा शिरोधार्य कर सिर हिला दिया। वो कहने लगा, देश की बातें, अराजकता की बातें, देश में कैसे और किस तरह से बदलाव आ सकता है, उसने इसकी विस्तृत योजना समझाई। पत्नी एक बुत की तरह सुनती रही। उसके दिमाग में वे सब बातें घूम रही थीं। पति के लिखे पत्र, पति की बेकार भटकती जिंदगी में अपने 4 प्राणियों के लिए की गई मशक्क़त से ढीले पड़ गए अस्थि पंजर और उसके भीतर संभाले गए मन की बगिया में प्रेम स्नेह का सिंचन न पाकर सूख कर झंखाड़ पड़ा मन। पति की बातें न उसे हंसा पा रही थीं न रुला रही थीं। उसका मन लेकिन काफ़ी हल्का हो गया था। उसने महसूस किया कि जीवन के इतने सालों में उसने जो कुछ भी कहना चाहा था वह आज कह चुका है और इसलिए अब उसका मन फूल की तरह हल्का हो चुका था। अपने जीवन में उसे जितने कांटे मिले थे, लोगों की उपेक्षाएं मिली थीं, वह उन सब से निजात पा चुका था। रात
काफ़ी हो गई थी। वह अब सोना चाह रहा था। वह मुस्कुराया। फिर उसे पत्नी का ख्याल आया। वह सो चुकी थी। उसने पत्नी को देखने के लिए अपनी गर्दन उस ओर घुमाई और भय से चीख पड़ा। उसकी पत्नी के पूरे चेहरे पर जगह जगह कांटे चुभे हुए थे और उनसे खून निकल रहा था। धन्यवाद। तो ये थी कहानी सदी का सबसे विचारवान आदमी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगले शनिवार को हम आपसे फिर मुखातिब होंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।